को जिसको हम प्रस्तुत करते हैं आपके बीच, इसका नाम है कार में तकरार। और कार में तकरार के आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं उनका नाम है अनीस मंसूरी। वो भारत के सबसे बड़े मुस्लिम समाज के संगठन पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ ही वो उत्तर प्रदेश सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। आज वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए थे और यहाँ उन्होंने मेरठ में, मुजफ्फरनगर में और बिजनौर लोकसभा में कई राजनीतिक सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान हमें उनसे बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। एक्चुअली ये बातचीत हम कार में तकरार इसलिए भी करते हैं क्योंकि चुनाव के दौरान नेताओं के पास समय कम है, तो हम गाड़ी में आकर के उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत स्वागत आपका है सर। धन्यवाद। और तो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है ना, बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है। हाँ, चुनाव दरमियान तो ये सब चीज़ें होती हैं, काफ़ी बिजी रहते हैं। तो अभी आप कहाँ आपने मूवमेंट किया, कहाँ गए? अभी मैं लखनऊ से चल करके बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर तमाम लोकसभाओं का दौरा करते हुए आपके साथ में हाजिर हूँ। अभी आप मुजफ्फरनगर से लौट रहे हैं? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में क्या कार्यक्रम था? मुजफ्फरनगर में हमारा जो सहारनपुर मंडलीय सम्मेलन था जी, उस सम्मेलन में तमाम पसमानदा तबके के लोग आए और काफ़ी तादाद में लोग थे और पसमानदा मुस्लिम समाज के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी भी थे और सारे लोगों ने वहाँ के प्रत्याशी हरिंद मलिक जी के लिए आह्वान किया और लोगों को मतदान करने के लिए तैयार हैं। तो आप जो प्रचार कर रहे थे एक्चुअली हरिंदर मलिक, वो तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो पसमानदा मुस्लिम समाज का समर्थन है समाजवादी पार्टी को? पसमानदा मुस्लिम समाज एक सामाजिक संगठन है जी, और हम लोग राजनीतिक संगठन के द्वार से समाजवादी पार्टी में है जी, इसलिए समाजवादी पार्टी हमारी राजनीतिक पार्टी है और समाजवादी पार्टी जिस प्रत्याशी को चुनाव में खड़ा करती है, हम पार्टी में रहने के नाते हमारा समाजवादी पार्टी ने हमको मंत्री बनाया था, तो इसलिए मैं समाजवादी पार्टी नेता के हैसियत से सभी लोकसभा में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के लिए और गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का काम करता हूँ। तो अभी आप दो दिन में आप कितनी लोकसभा में हम छोटा बड़ा कार्यक्रम किया है? हमने छोटे बड़े कार्यक्रम किए, कम से कम 7 कार्यक्रम हमने किए। इधर 4 दिन में हमने 7 कार्यक्रम किए, छोटे बड़े मिला करके। और तो ये जब आप जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो किन मुद्दों पे आप बातचीत कर रहे हैं? जैसे आप आए मुजफ्फरनगर में, मेरठ में आए, बिजनौर लोकसभा में आपका कार्यक्रम है, तो वहाँ जाते हैं तो आप कह क्या रहे हैं, आपका इशूज़ क्या हैं? देखिए, हम चूँकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों को लुभाने का काम कर रही है, तो हमको अपने लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे में फंस जाए और अपने वोट को गलत इस्तेमाल कर डालें। इसलिए हम जो है अपने लोगों को जागरूक करते हैं, उनको अवेयर करने का काम करते हैं कि आपको किसी के बहकावे में आना नहीं है, आपको समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और गठबंधन के प्रत्याशी को ही जिताने का काम करना है। आपको कैसे क्यों लगता है अध्यक्ष जी कि समाजवादी पार्टी ही वो पसमानदा हितों की बात कर सकती है या कर रही है? देखिए, हम लोग पार्टी में एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी पे बड़ा भरोसा है। इससे पहले पार्टी में इस तरह बातें नहीं हुआ करती थी, आम मुसलमानों की तरह भागीदारी मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी को ये कन्विंस कर लिया कि मुसलमानों में 85% उनके आबादी का जो पिछड़ा वर्ग है वो भी हिस्सेदारी का हकदार है, वो हिस्सेदारी चाहता है। तो मुझे उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी ने धीरे धीरे करके पसमानदा मुसलमानों को भी अपने पार्टी में सत्ता में सभी जगह भागीदारी देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी से हमारे लोग बहुत खुश हैं कि अब हमें पसमानदा को आने वाले दिनों में भागीदारी मिलेगी। नहीं, आपका जो संगठन है पसमानदा मुस्लिम समाज, मूलतः वो जिस प्रकार से बातचीत करता है, मैंने आज आपको सुना भी है, तो जिस प्रकार से वो बातचीत करता है तो आपका कुछ मूवमेंट टाइप है, मतलब मिशन की जैसी बातचीत करता है। जिस प्रकार से काशीराम जी क्या करते थे या जिस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर क्या करते थे अपने समाज के बीच में, तो ये कारण क्या है? मतलब आपकी आबादी कितनी है, आपका प्रतिनिधित्व कितना है, और फिर ये चेतना जगाने की आपकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी है? देखिए, एक लंबे समय से मुस्लिम सियासत में रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुस्लिम सियासत में था नहीं, लेकिन वहाँ पर क्या था कि जब सियासत में हमेशा बड़े मुसलमानों को ही नेता बनाया जाता था और हमारे लोग उनके कहने पर वोट देने का काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके पसमानदा मुसलमानों के हालात बद से बदतर हो गए और वो घराना पूरी तरह से संपन्न होता जा रहा है। तो आज हमारे पसमानदगी के दौर से गुजरने के सबसे बड़े दोषी वही मुसलमान हैं जो मुसलमानों की पार्टी के अंदर नुमाइंदगी कर रहे थे।
हम लोग उनको दोषी मान करके ये लगा कि ये हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये शासन सत्ता सरकार में सिर्फ अपने लिए मलाई खाएंगे, हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पसमानदा मुस्लिम समाज बना और हम लोगों ने ये तय किया कि ये लड़ाई अब हमको अपने हाथ में लेके लड़नी पड़ेगी। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा डिस्कशन है। ये बताइए अध्यक्ष जी कि ये जो आपकी राजनीति है और जिस प्रकार से आप मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये कितने समय से आप कर रहे हैं? ये तकरीबन मुझे देखिए, देश के अंदर पसमानदा लफ्ज़ कोई जानता नहीं था। सबसे पहले हम इस लफ्ज़ को लाए, ये फारसी लफ्ज़ है, इसका मतलब पिछड़ा हुआ या छूटे हुए लोग। तो हम मुसलमानों कुल आबादी के 85% लोग पसमानदा हैं और इसको 16 साल से हम इस पर धार देते चले आए हैं। आज वो धार इतनी ज़बरदस्त बनी कि देश के प्रधानमंत्री भी पसमानदा मुस्लिम समाज का नाम अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में और बड़ी बड़ी सभाओं में लेने लगे। तो कहीं ना कहीं पसमानदा मुस्लिम समाज का ये मूवमेंट या आंदोलन कहीं ना कहीं सक्रिय रूप से देश के अंदर काम कर रहा है, तभी देश के प्रधानमंत्री तक ये सारी बातें पहुंची हैं। नहीं, आपके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बातचीत नहीं हुई? जब वो इस तरह की बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं स्वयं, तो संभवतः उन लोगों ने भी आपसे संपर्क करने की कोशिश की होगी। देखिए हम पसमानदा मुस्लिम समाज के सबसे बड़े हितैषी हैं। हम बनाए हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं हम। हमको ये लगा कि अगर पसमानदा समाज को अगर कोई भी लाभ दे दे तो पसमानदा समाज के लिए तैयार है उनकी मदद करने को। इसी कड़ी में मुझे बुलाया गया भारतीय जनता पार्टी में और मुझसे बातचीत की गई। तो हमने उसमें अपनी डिमांड को रखा कि हमारी मुख्य रूप से 8 डिमांड है। अगर ये 8 डिमांड पे हमारी 4 भी आप पूरी करते हैं तो पसमानदा मुस्लिम समाज हमारे बिना कहे आपकी तरफ मुखातिब हो जाएगा। अगर आप ठीक समझें तो क्या हम डिस्कस कर सकते हैं कि वो डिमांड क्या है? देखिए, वो डिमांड है कि संविधान की धारा 341 पैरा 3 के अंतर्गत 1936 से 1950 तक दलित मुसलमानों की भांति, दलित हिंदुओं की भांति दलित मुसलमानों को भी रिजर्वेशन का लाभ मिलता था। वो धीरे धीरे करके 10 अगस्त 1995 को कांग्रेसी सरकार ने उसको बंद कर दिया। उसमें सिख थे, ईसाई थे, मुसलमान थे और बौद्ध थे। 1960 में बौद्धों को बहाल कर दिया, 1960 में सिखों को बहाल कर दिया और 1990 में बौद्धों को, मुसलमान ईसाई को अभी तक बहाल नहीं किया। यही हमारी लड़ाई है कि उनकी तरह हमको भी बहाली मिले ताकि हमारे लोग पूरी तरह से जो आरक्षण का लाभ उठा सके। और चुनाव में भी रिजर्वेशन है, नौकरियों में, सभी जहाँ जहाँ आरक्षण लाभ मिल सकता है वो उसका लाभ उठा सके। तो इसमें तो उन लोगों को बहुत अधिक कठिनाई होगी ना, जिन लोगों का पहले से रिजर्वेशन है, तो उन लोगों को कठिनाई होगी कि एक नया पार्टनर आ रहा है तो वो विरोध कर सकते हैं। देखिए, रिजर्वेशन ये भारतीय संविधान में हमारा रिजर्वेशन धारा 341 पैरा 3 के अंतर्गत है। तो उसको तो गलत तरीके से एक राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश ला करके और उसको प्रतिबंधित किया गया कि हम धर्म के आधार पर नहीं दे सकते, जबकि आपने सिखों और बौद्धों को बहाल किया। तो भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त है, मौजूदा सरकार है, इसने केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया जो मुसलमानों के घोर खिलाफ है। क्या जवाब है वो? मतलब उनका ये कहना है कि हम भारत के में जो जन्मे मुसलमान है, मूल निवासी हैं, हम उनके धर्म को हम आरक्षण का लाभ देंगे, बाकी जो बाहर से आए लोग हैं उनको नहीं दे सकते। उन्हें ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन भारत में जन्मा मुसलमान? नहीं, ये तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग यहाँ पर भारतीय मुसलमान हैं, मूल निवासी हैं देश के, और हम ही देश में पैदा हुए, इसी देश में पले बढ़े। तो देश के हम कहीं बाहर से नहीं आए। बाहर से जो मुसलमान आए उन लोगों ने राज किया, वो मुगल थे, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर कन्वर्टेड मुसलमान हैं। हम तो भारतीय मूल निवासी हैं, हम इस देश के कन्वर्टेड मुसलमान हैं। हम लोग तमाम दलित और पिछड़े वर्ग में थे, हम लोग अपना धर्म बदले, धर्म बदल के मुसलमान हो गए, तो कन्वर्टेड मुसलमान हम लोग हैं। तो सरकार जो है वो जिस तरह से बातचीत कर रही है, जैसे हमने नोटिस किया, देखिए कोई भी दल जो है वो संगठन को डिमांड करता है तो सरकार से करता है। आपने सरकार से डिमांड की, उन्होंने चर्चा की, आपने डिमांड की, आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला? नहीं, वो चर्चा के दरमियान ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल पसमानदा मुसलमानों को बरगला करके और उनका वोट को, जो उनका डैमेज कंट्रोल है वोट में हिंदुओं का, उस डैमेज कंट्रोल को पूरा करने के लिए पसमानदा में कहीं ना कहीं सेंधमारी काम करने शुरू सीरियस नहीं है, सीरियस नहीं है बातचीत सिर्फ नहीं। अगर गंभीर होते पसमानदा के लिए, सच में वो गंभीर होते तो हमारी 8 में 4 डिमांड पूरी करके और उसको कार्य योजना बना कर लागू कर देते, हमारे लोग लाभ इसका पाते, इनके साथ जुड़ जाते। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, केवल अभी इनकी ज़बानी बात हो रही है, जुमलेबाजियाँ हो रही केवल पसमानदा मुसलमानों पर, उन पर काम नहीं हो रहा है कुछ।
और समाजवादी पार्टी में आपको लगता है चूंकि वो इस समय सामाजिक न्याय की पीडीए की सियासत कर रहे हैं तो वो आपके लिए सूटेबल है, राइट? देखिए मैं बहुत मुतमईन नहीं हूँ पीडीए से। माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया, लेकिन ईमानदारी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पीडीए पे पूरी तरह से अभी पीडीए के हिसाब से काम नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता तो अभी जो 3 राज्यसभा जाना था उसमें हमारे 2 लोग जा पाए, एक भी मुसलमान नहीं था। अगर पीडीए की बात थी तो एक मुसलमान को उन्हें नामित करना चाहिए था, उसको भेजते लोकसभा, उसको भेजते। उसमें तो काफी बवाल भी हुआ। पल्लवी पटेल आपकी एक सहयोगी विधायक है, वो तो लड़ ही गई, तो उसमें तो काफी बवाल भी हुआ। देखिए उन सब की अपनी अपनी ख्वाहिशात होती है। वो अपने पति को राज्यसभा चाहती हैं, कोई अपनी बेटी को चाहता है, वो तो अलग बात है। लेकिन पसमानदा समाज जो है वो अपनी भागीदारी चाहता है। सरकार को सच में हमारी भागीदारी देना चाहिए था। अब पसमानदा समाज को अगर वो 2 प्रत्याशी खड़ा किए थे, एक पसमानदा को देते, इनके पास दो टिकट के दो वोट की कमी थी, तो हम लोग ये फोकस करते कि अगर सच में पसमानदा समाज की हितैषी भारतीय जनता पार्टी है तो एक राज्यसभा भेज दे, 2 सीट मिला करके, ना करे प्रत्याशी वह भेज दे। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की जो पसमानदा प्रेम है वो सामने आ जाता। लेकिन अखिलेश यादव जी यहाँ पर चूक गए। लेकिन एक बात और भी है कि उसके बाद जो नेगेटिविटी हुई, उसके बाद जो एक खराब तरह की चर्चा हुई, उससे जो है वो आंखें कुछ खुली होंगी। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा उस चर्चा का कोई असर है उन पर, क्योंकि अगर ऐसा होता जी तो अभी ये तीन चुनाव हैं अभी विधान परिषद के, 3 सीटें हैं, तीन जाने हैं। इनमें से अगर वो एक पसमानदा समाज से, जो हमारे संगठन से, अगर वो विधान परिषद भेज देते हैं तो ये बात साफ हो जाए कि वो पीडीए के, सच में पीडीए के हिसाब से वो काम कर रहे हैं उस लाइन पे। अगर वो नहीं भेजते हैं पसमानदा को तो पीडीए एक झूठा नारा साबित हो सकता है। देखिए अनीस मंसूरी साहब, हम लोग नोटिस कर रहे हैं, हम नहीं बल्कि सभी दानिश्वर, सभी बुद्धिजीवी नोटिस कर रहे हैं कि इस देश में सियासत के 2 स्वरूप हो गए हैं। एक स्वरूप जो है वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का है, और दूसरा स्वरूप जो है वो सामाजिक न्याय, जो पिछड़े दलित की पॉलिटिक्स का है। जैसे राहुल गांधी भी अब कहीं जाते हैं तो वो गिनाने लगते हैं कि देखिए इतना प्रतिशत जो है वो पिछड़ा है, इतना प्रतिशत माइनॉरिटी है, इतना प्रतिशत दलित है, लेकिन जो महत्वपूर्ण पोस्टिंग्स हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, वो सब जो है वो एक खास वर्ग पर है, और इसलिए जो है इस वर्ग के साथ सही न्याय नहीं हो पाया। तो आप भी मानते हैं कि सामाजिक न्याय की क्रांति इस समय हिंदुत्व की राजनीति को काउंटर कर सकती है, मजबूत राजनीति है वो? नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके से जाति धर्म का लोगों में नशा भारतीय जनता पार्टी ने एक स्लो पॉइजन दिया, 10 साल में और चढ़ा दिया, जो चरम सीमा पहुंच गया, लोग उस नशे के आदी हो गए। तो अब वैसे जब लगा कि बर्बादी आ रही है, तो अब जो सामाजिक न्याय की बात हो रही है देश के अंदर, तो काफ़ी लोग इस सामाजिक न्याय के समर्थन में खड़े हो गए हैं और इसके पक्षधर हैं कि सामाजिक न्याय होनी चाहिए। अनीस साहब, शुद्ध पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं, हम शुद्ध पॉलिटिक्स की तरफ बात करते हैं। देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, और अभी देखने में ये आ रहा है कि राज्यसभा चुनाव में उनको एक खास वर्ग के, अपर कास्ट के विधायक ने क्रॉस वोटिंग करके छोड़ के चली गई। लेकिन इसके बावजूद भी वो टिकट देने में, प्रतिनिधित्व देने में, प्रमोट करने में उन्हीं लोगों पे भरोसा करते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी है कि उनमें से जो लोग पार्टी छोड़ के गए, पार्टी के कुछ लोग, समाजवादी पार्टी के कुछ लोग इस शिकायत में अक्सर मुब्तला रहते थे, शिकायत अक्सर नेता के पास जाकर करते थे कि उनको ज़्यादा तरजीह मिलती है। तो क्या कारण है कि वो ऐसा हो रहा है? देखिए, ये बात सच है कि ऐसी दिक्कतें हैं, लेकिन आज के इस जो देश का तस्वीर है, इस तस्वीर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए फ़ैसला लेना भी बहुत मुश्किल है कि हर मसले पर वो फैसला ले सके। अब जिन लोगों को आना जाना पार्टी के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी के ईडी सीबीआई से डरे हुए लोग हैं, उनके रिश्ते कुछ काले धागे में, उनका व्यवसाय ऐसा है कुछ जिससे ईडी सीबीआई उनको ट्रेस कर सकती है। इसलिए वो दहशत के मारे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं ताकि वो वॉशिंग मशीन में डाल के धुल सके उनको। अनीस साहब, लोग ये कह रहे हैं, जर्नलिस्ट भी रोज़ एक सर्वे आ जाता है मीडिया में, मार्केट में, कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2024 का चुनाव एक तरफा जीतने जा रही है,
वो 400 सीटें का वो लक्ष्य रखा है, 400 सीटें जीतेंगे और विपक्ष के हौसले पस्त हैं, इस तरह का प्रचार है। तो क्या क्या कहना है आपका, क्या वास्तव में ऐसा है? ये मीडिया का एक ढकोसला है, क्योंकि ये गोदी मीडिया है, पूरे दिन सुबह शाम तक मोदी जी को दिखाने का काम करती है। टेलीविज़न खोलिए मोदी जी दिखाई पड़ते हैं। तो इनकी ग्रास रूट लेवल पे ये कहीं न कहीं थक चुके हैं। इनको ये पता हो गया कि 2024 हम नहीं आ रहे हैं, इसलिए पहले से इन्होंने 400 पार का नारा देना शुरू कर दिया है। जैसे कभी अटल जी की सरकार में एक टाइम इंडिया शाइन की बात हुई थी, शाइनिंग अडवा की शाइनिंग इंडिया, और इससे ज़्यादा हंगामा हुआ था वहाँ। बड़े बड़े होर्डिंग कटआउट्स इवेंट्स किए गए, लेकिन हवा निकल गई शाइन इंडिया की। ये उसी तरह से अब फिर होने जा रहा है कि जो ये 400 पार, ये तमाम तरह की जो नाटक हो रहे हैं, जनता इस बात को समझ रही कि ये भारतीय जनता पार्टी हर मोड़ पर विफल है। ना तो नौजवानों को रोजगार दे पाई, ना व्यापारियों को अच्छे व्यवहार दे पाई, न इंडस्ट्री लगा पाई, न बाहर से कंपनियां बड़ी आ पाई। इस तरीके से तमाम ऐसे हालात बन गए हैं देश के अंदर कि आज हमारी माँ बहन ने, हमारी बहन बेटियों की इज्जत भी महफूज नहीं रहे। इसलिए इस सरकार को खाल फेंकने के लिए बहुत सारे समाज के लोग जुट चुके हैं और ये सरकार जाने वाली है। इसलिए सरकार जाने से पहले इस तरह से हवा बना रही है ताकि लोग हमारे झांसे में आ जाए। जनता समझ चुकी है उनके झांसे में आने वाले नहीं है। ग्राउंड पे आप जाते हैं तो आपको लगता है लोगों से बातचीत में ये बात है जो कह रहे हैं, तो नेताओं वाली बात नहीं होनी चाहिए? देखिए, पार्टी से नेता भाग रहे हैं, कोई ईडी की जांच से, कोई सीबीआई जांच से, कोई अपने निजी स्वार्थ से। नेता भाग रहे हैं, लेकिन मतदाता थोड़े भाग रहा है। मतदाता तो वही है जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह के नाम पे वोट दिया। तो नेता का कोई हैसियत थोड़े वहाँ है। वो तो समाजवादी पार्टी के कोर वोट से चुन करके आए हैं। उनके जाने के बाद पार्टी के ऊपर दूसरा नेता आएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मंत्री जी कि ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मोदी जी, उनके प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े नेता हैं वो, तो उनका कहना यह है कि मुसलमानों में हमने कई अच्छे कार्य किए, राशन दिया, हमने जो है वो घर बनवाए, प्रधानमंत्री आवास योजना घर बनवाई, तो क्या फिर हमने 3 तलाक लेके आए, तो इसलिए मुसलमानों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत जो है वो हमको वोट करने लगा है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मुस्लिम वर्ग जो है वो कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ? देखिए, ये बात सच है कि उनको विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों का किसी हद तक उनको वोट मिला। इसमें से 5-6%, 4%, 3% के बीच में लोकसभा विधानसभा मिला। वो लोग हैं जो गांव में रहते हैं, जहाँ पर पता चला कि 200 घर हिंदुओं के हैं, उसमें 10-20 घर मुसलमानों के हैं। तो वहाँ पर वहाँ का जो मुसलमान है उन लोगों से मिलजुल के रहता है, और वहाँ के जो प्रधान होता है वो किसी भी जाति समुदाय का होता है, वो सामंजस्य बना के चलता है और उन मुसलमानों का काम भी करता है, उनके दुख सुख में खड़ा रहता है। तो जब चुनाव आता है तो वहाँ के लोग पार्टी नहीं, जो वहाँ के गांव का प्रधान मुखिया है, जो उनके साथ किए रहता है, उस एहसान के बदले वो अपने मुखिया के नाम पे वोट देते हैं, बीजेपी को नहीं देते हैं। मास लेवल पे तो ये पॉसिबल नहीं है ना, बहुत छोटे लेवल पे पॉसिबल है। मैंने आपसे कहा ना कि ये केवल गांव में ऐसे लोग वोट करते हैं तो एक तो उनके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, वो मजदूर तबका है, वो मजदूरी करता है, तो वो लोग, उन लोगों के अंदर राजनीतिक समझ नहीं है, तो वो अपने गांव के ही लोगों को कि साथ रह करके काम करता है। तो ऐसे लोगों की संख्या 2-3-4% है। अभी लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं बातचीत में, आम लोगों की बातचीत में कहते हैं कि साहब ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, बैलेट से चुनाव हो तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत डाउन हो जाएगी। आपका क्या मानना है, क्या वाकई ईवीएम में कोई गड़बड़ हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी डाउन नहीं हो जाएगी। ईवीएम से चुनाव अगर नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाती। हाँ, वो आज कई वर्षों से ईवीएम के सारे वो चुनाव जीत रहे हैं। अब वोट जब पड़ता है, जनता वोट डालती है, जब पता चला हमारा प्रत्याशी हार गया तो उससे दुख होता कि वोट गया तो क्या कहाँ। ये एक तरह डिवाइस है, और इस डिवाइस में इस तरह की गुंजाइश है कि हम उसको वोट में छेड़छाड़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो आज कई सालों से तमाम राजनीतिक दल के लोग, आम पब्लिक भी, जो सोशल वर्कर हैं, वो सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसको बंद कर देना चाहिए। जबकि जिस देश ने इस मशीन का ईजाद किया उसने 1-2 साल बाद देखा कि इसमें गड़बड़ी है, उन्होंने बंद कर दिया। आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से ना तो कोई देश से चुनाव करा रहा है ईवीएम से, केवल भारत है जो ईवीएम के सहारे टिका हुआ है।
अगर सच में भाजपा के लोग ईमानदार हैं और कुछ कह रहे हैं कि ईमानदारी से हम जीतते हैं, तो क्या दिक्कत है? वही चुनाव जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं तो बैलेट बॉक्स से कराया जाता है, और एक दिन का लेट हो जाते हैं। वोटर वही हैं, उतने वोट पड़ते हैं। तो जब हमारा बैलेट बॉक्स से वोट संपन्न हो जाता है तो ईवीएम का क्या मतलब है? इसलिए ईवीएम को नहीं हटा रहे हैं कि ईवीएम में डिवाइस मिली। लेकिन हमारा सवाल ये है कि सिर्फ कहने भर से विपक्ष की तमाम पार्टियों के नेता इलेक्शन कमीशन में जाकर के मजबूत आवाज़ नहीं दे रहे हैं, चिल्ला नहीं रहे हैं, धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट कहीं दिखाई नहीं देता। नेता जरूर आम बातचीत में ये सब कह देते हैं। तो अगर ईवीएम इतना खतरनाक है तो फिर इसको बैन करने की कोशिशें क्यों नहीं हो रही हैं, मजबूत कोशिश? देखिए, आज महमूद प्राचा साहब भी हैं और भी तमाम सब संगठन जो है इस पे वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, जबकि वो समुदाय के लोग भी नहीं हैं, लेकिन वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो काम करते हैं। तो हमारे लोगों को, जो नेता लोग हैं, जो सभी दल के लोगों को इस चुनाव का बाइकाट करना चाहिए। अगर वो चुनाव में ईवीएम से होता है तो सारे नेताओं को चुनाव को बाइकाट करना चाहिए। ये नेता चुनाव में इसको बाइकाट करने की बात करते नहीं, इसलिए सब ठीक है। अच्छा, ये जो कहते हैं, जैसे कांग्रेस के कुछ नेता भी कह रहे हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि इस बार अगर चुनाव हो जाता है 2024 में ईवीएम से, तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ही सरकार में आएगी, और एक बार वो सरकार में आ गई तो उसके बाद जो है फिर भविष्य में चुनाव भी नहीं होंगे। तो इस तरह का एक, क्या ये सिर्फ भय फैलाया जा रहा है या इसमें कोई किसी प्रकार की कोई सच्चाई है? देखिए, लोगों के अंदर एक दहशत तो है, क्योंकि ये मशीन को नहीं बदलते तो कहीं ना कहीं इनका एक तरह से लोगों पे धमकी है कि तुम वोट नहीं दोगे तो हम मसीह से जीत जाएंगे। ये माहौल बना रहे हैं ताकि लोग समझ ले जीतना इनको, इसलिए इनको ही वोट दे दो। ये माहौल बना रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं ये शनाख्त बन रही है कि मसीह के सहारे हम जीत लेंगे। अगर हमको आप वोट दोगे तो ठीक है, और नहीं तो हम चुनाव तो जीत लेंगे। तो लोग सोचते कौन दुश्मनी ले, ऐसे अच्छा ही नहीं कि दे दो। इस तरह से माहौल बना जा रहा है। लेकिन अन्य चुनाव से इस बार का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। अब के सभी बूथों पर हमारे लोग बड़े एक्टिव रहेंगे और बड़े सक्रियता से मशीनों पर भी नज़र रखेंगे। जहाँ बॉक्स जमा होंगे, ईवीएम जमा होगा, वहाँ पर भी हमारे लोग ड्यूटी लगाएंगे। उम्मीद है कि ये गड़बड़ी करना उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है ना, डिवाइस की बात है तो डिवाइस के को तो पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उस टेक्नोलॉजी को पकड़ने के लिए भी एक्सपर्ट चाहिए, और इतनी बड़ी संख्या में आपके पास डिजिटल एक्सपर्ट्स हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सारी मशीनों में नहीं कर पाते हैं। इनके पास इतना सिस्टम है कि ये हर ज़िले में इनको मालूम है कि कौन से क्षेत्र में हमें कौन सी मशीन भेजनी है। स्टडी है, काफ़ी अच्छी स्टडी है। हाँ, तो वो लोग उसी जगह भेजते हैं। और उसके बाद सबसे ख़ास बात है कि इसमें जब ख़ास तौर से जो माइनॉरिटी के लोग हैं, एक तो जब बात आती है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की, तो कुछ हमारे लोग सुस्त हैं, कुछ जो अधिकारी होते हैं वो अपर कास्ट मानसिकता के लोग होते हैं, प्राइमरी टीचर होते हैं, सब वो अगड़ी जात से लोग होते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं हमारे लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए आनाकानी करते हैं कि वोटर ना बन पाए। अब अगर कहीं मुस्लिम क्षेत्र से अगर पूरी तरह बन भी गया तो ये क्या करते हैं, ऐन वक्त पे सारे मुस्लिम समाज के सब वोटरों को वोट हटा देते, उड़ा देते हैं। हमारे लोग जा करके आईडी लेकर के वो बूथ पे गालियाँ बकते हुए वापस आ जाते हैं। लेकिन इस तरह की जो आप कह रहे हैं, इस तरह की अवेयरनेस ग्राउंड पे नहीं देखने को मिलती कि जैसे अभी वोट बन रहे हैं लोकसभा के या विधानसभा के वोट बन रहे हैं, तो उस समय वो सक्रियता जो मुस्लिम या विपक्ष के कार्यकर्ताओं को मुस्लिम इलाकों में खासकर वोट काटे जाते हैं, तो वहाँ के कार्यकर्ता कहाँ चले जाते हैं? तो वो ऊपरी तौर पर तो कहते हैं कि हमें सामाजिक समरसता है और गठबंधन है, लेकिन ग्राउंड पे वर्क करते क्यों नहीं दिखाई देते? ये बात सच है कि जब मतदाताओं के लिए बूथ लगते हैं, वहाँ पर उनको किया जाता है, तो हमारे लोग कहीं ना कहीं सुस्ती दिखाते हैं, लापरवाह हैं। अब वो एजुकेशन ना होने की वजह से वोट के महत्व को वो ठीक से नहीं समझ पाते, और फिर उनको जब नहीं रहता तो वोट देने में लापरवाही भी करते हैं। तो इस तरह चीज़ हमारे समाज में, लेकिन जो चुनाव आयोग की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया, उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी मतदाता जुड़ा है। इसको हम कह नहीं सकते कि डेवलप नहीं हुआ है। जैसे पहले लोग इतना दिलचस्पी नहीं लेते थे, लेकिन अब चूँकि चुनाव आयोग ने तरह तरह की योजनाएं चला करके और तमाम प्रचार प्रसार के इंतजाम किए, इससे अब हमारे लोग थोड़ा बहुत अवेयर हुए हैं।
देखिए अनीस साहब, आप समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी में आप मंत्री भी रहे हैं और चूँकि आप बड़े नेता भी हैं समाजवादी पार्टी में, आपको बड़ा मुस्लिम फेस भी समझा जाता है समाजवादी पार्टी में, इसलिए ये सवाल हो रहा है। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपकी जो पार्टी लाइन है समाजवादी पार्टी, उसके बारे में ये प्रचार किया जाता है, ये कहा जाता है कि यादव और मुसलमान उसके बेस वोट हैं। MY समीकरण जिसकी हम बात करते हैं कि MY समीकरण वो इसका बेस वोट बैंक है। लेकिन अभी अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम में कह दिया कि MY से मतलब है हमारा महिला और युवा। तो ये लाइन से हटने वाली बात है या एक्सेप्टेशन से दूर जा रहे हैं? देखिए MY महिला कुछ नहीं, ये मुस्लिम जो समाजवादी पार्टी में केवल अभी जो माना जाता है मुस्लिम यादव बेस वोट माना जाता है, बेस वोटर। इन दोनों जातियों के जुड़ने से हमारी जीत नहीं हो पा रही है। हमें अन्य पिछड़े वर्ग दलितों में से कुछ लोगों को तोड़ के लाना पड़ेगा। इसलिए हम केवल मुसलमान यादव के भरोसे बैठ जाएं और तो वहाँ हमें कामयाबी नहीं मिलने वाली नहीं है जब तक हमारे साथ और जातियाँ नहीं जुड़ेंगी, और जातियों को जोड़ने में हम कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहे हैं। नहीं, पॉलिटिकली अगर हम एक चर्चा करें और एक सवाल देखना चाहें तो देखिए अमूमन होता यह है कि जैसे आपकी पार्टी में एक पार्टी में लोकतंत्र होता है तो दो ध्रुव हैं, और पहला ध्रुव था जो मनोज पांडे, राकेश पांडे, अभय सिंह और राकेश सिंह, ये ध्रुव था। दूसरा ध्रुव था जो स्वयं प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान का ध्रुव था। यानी एक जो है पिछले और दलित वर्ग की पॉलिटिक्स करते थे का प्रकाश की, लेकिन कैसा सामंजस्य टूटा है कि एक मयान में दो तलवार रह नहीं सकती, तो पुरानी कहावत है, लेकिन यहाँ तो एक मयान में एक भी तलवार नहीं रही, दोनों तलवारें चली गई। तो क्या संतुष्टिकरण नहीं कर पा रही है आपके पार्टी के लोग, साथ नहीं पा रहे हैं? नहीं, हमारे पार्टी के लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी तरह से सब विधायकों को अपने साथ लेके चलते हैं। अब जब कुछ विधायकों की अपनी कहीं ना कहीं कमजोरियां होती हैं, उनके व्यापार को लेकर के, उनके मुकदमों को लेकर के, जब किसी को जांच का दहशत सताता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी अपने ED CBI का गलत जो भी बोलेगा ED CBI लगा देंगे, इस दहशत माहौल, जो दहशत वाला माहौल बना दिया है, इससे लोग डर कर भी जो हम हमारे से दूर चले गए, उससे बचने के लिए सब वाशिंग मशीन धुलने के लिए चले गए। अभी इस पर विचार करना भाजपा कि इनको अभी कल तक हम कहते हैं भ्रष्टाचारी है, जैसे अजीत पवार की बात हो रही है, उनको भाजपा में मुख्यमंत्री बनने से एक हफ्ता पहले तक मोदी जी बड़े बड़े कार्यक्रमों में ये कहते रहे कि ये 250 ये इतने करोड़ का ये गबन किया है और ये भ्रष्टाचारी है। हाँ, एक हफ्ते के अंदर उनकी पार्टी में आ जाता है, उसको रिंच साबुन धुल करके और वो ईमानदार हो जाता है। तो ये मानक सरकार को तय करना है कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। देखिए समाजवादी पार्टी में भी कुछ आप मुस्लिम नेता हैं, इसलिए ये सवाल आपसे है कि वोट बेस वोट तो है यादव, बेस वोट तो है मुस्लिम, जैसा आपने बता दिया, वो बात हमने समझ लिया आपकी, लेकिन यादव तो अच्छी संख्या में चुनाव लड़ता है। मुसलमान प्रत्याशी जो हैं उतने नहीं उस संख्या में आते हैं, जबकि उनकी मुसलमानों की संख्या यादवों की संख्या से 3-4 गुना है, लेकिन यादव के प्रत्याशियों की संख्या वो मुसलमान प्रत्याशियों की तुलना में 3-4 गुना है, और उनमें भी उन वर्गों का प्रतिनिधित्व जो मुसलमानों में कम है, जैसे अपर कास्ट है। तो ये जितनी संख्या है उस गणित के हिसाब से भागीदारी कब मिलेगी, इस बारे में आप लड़ाई नहीं लड़ते हैं अपने अध्यक्ष से? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनको समय समय पर हम लोग बताते रहते हैं कि हमारे संख्या के अनुरूप हमको भागीदारी मिलनी चाहिए। मुसलमानों में जो 85% पसमानदा उसके संख्या के अनुरूप उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन अभी हमारे नेताजी कुछ सामंतवादी नेताओं से घिरे हुए हैं, अभी धीरे धीरे वो बात को समझ रहे हैं। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्दी उस जस से बाहर आ जाएंगे और पसमानदा लोगों को और पिछड़े लोगों को गले लगा करके अभी लगा रहे हैं और अच्छे से उस पर काम करेंगे और अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद अनीस मंसूरी साहब से हमने बात की, बहुत पॉलिटिकल चर्चा, बहुत शानदार पॉलिटिकल चर्चा हुई। और कार में तकरार जरूर हमारा शीर्षक है, लेकिन कार में तकरार इसलिए नहीं हुई क्योंकि बहुत सधे हुए जवाब उन्होंने दिए। और मेरा नाम है आस मोहम्मद कैद, बहुत धन्यवाद।